ओके, तो अभी तक जो भी हमने 3 लेक्चर कवर करे उसके अंदर बेसिकली अगर आप पूरे लेक्चर सीरीज को मेरे देखोगे तो हम लोग काम कर रहे हैं उन साइंटिस्ट की मेहनत पर, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3-4 चीज़ें उन्होंने चेंज करी, जिसमें से 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिप्लीशन लेयर की विथ के ऊपर काम करा गया, तो 3 चीज़ों के बीच में हमें लिंक निकालने थे। एक था डोपिंग कंसंट्रेशन और डिप्लीशन लेयर की विथ के बीच में क्या रिलेशन है, एंड देन फाइनली हमें लिंक करना था डिप्लीशन लेयर और ब्रेकडाउन वोल्टेज को, एंड देन लास्ट में इन तीनों को हमें एक साथ कंपाइल करना था। ठीक है, तो पुराने लेक्चर के अंदर जस्ट प्रीवियस वाले मैंने आपको डोपिंग की और विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर के ऊपर काम करके दिखाया था। मैंने आपको बताया था सिंपल सा रूल है कि जितनी ज़्यादा डोपिंग करोगे, डोपिंग कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इंप्योरिटी डालोगे, उतनी कम छोटी डिप्लीशन लेयर बनेगी, उतनी पतली डिप्लीशन लेयर बनेगी। और हम लोगों ने ये चीज़ करके देखी भी थी, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हमने देखा था। देन एक चीज़ और यहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि अगर मान के चलते हैं हैवली डोप्ड है तो पतली डिप्लीशन लेयर होगी, लाइटली डोप्ड है तो चौड़ी डिप्लीशन लेयर होगी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है कि मतलब एक तरफ हमारे पास पी पॉजिटिव है यानी कि हैवली डोप्ड पी टाइप और लाइटली डोप्ड एन टाइप, तो जो लाइटली डोप्ड रीजन होगा वहीं पर डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड होगी, वहीं पर डिप्लीशन लेयर जो होगी ज़्यादा फैलेगी। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने आपको लास्ट में क्वेरी जो हमने पार्ट छोड़ा था वहां पर अब हमें लिंक स्थापित करना है डिप्लीशन लेयर की विथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर हमें इस लेक्चर में काम करना, तो स्टार्ट करते हैं। एक बात समझ लो, मैं खुद इस लेक्चर के ऊपर कई दिनों से काम कर रहा था और वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे बिकॉज वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको किसी ना किसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को तैयार करने में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस लेक्चर को देखना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप इस लेक्चर को देखें। बहुत ही डीप लेक्चर और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्लीशन लेयर विथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज की, सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज को जान लेते हैं कि भैया ये टर्म क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बाई डेफिनेशन देखें तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो कि जिस पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। नाउ ये तो एक कह सकते हैं ऊपर ऊपर से हमने डेफिनेशन बता दी। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा वोल्टेज जिस पर जो तुम्हारी डायोड है, मतलब ऐसा रिवर्स वोल्टेज, इंपॉर्टेंट चीज वर्ड है रिवर्स वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं होता। ब्रेकडाउन वोल्टेज बेसिकली रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पीएन जंक्शन डायोड होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पी को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव से जोड़ते हैं। तो ये जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं ये होता है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। लेकिन जब हम लोग डायोड को उल्टा जोड़ देते हैं, मतलब पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो हमारा कहलाता है रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज की वो पीक वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को अगर हम अच्छे से समझें तो हमें उसके लिए वी आई करेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी डायोड की। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम लोग वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, नॉर्मली जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर समझ लो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, तो जैसे अगर हम पी को देखें, पी को, तो पी के अंदर बहुत सारे होल्स होंगे। ठीक है, होल्स बहुत सारे होंगे तो दे आर व्हाट वी कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर्स, जो क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन क्या होता है पी टाइप में, बिकॉज ऑफ थर्मल हीटिंग एंड बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स हैं, लेकिन छोटे छोटे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी, छोटे मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं ये बहुत कम होते हैं मात्रा में कंपेयर टू द होल्स, इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। बहुत ध्यान से समझना, नाम बहुत सिंपल सा है। तो माइनॉरिटी कैरियर जो हमने नाम दिया वो इसलिए दिया क्योंकि कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो उनको हमने माइनॉरिटी कैरियर्स नाम दे दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो, अगर हम बात करते हैं पी एन की, तो पी के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और एन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम पॉजिटिव पार्ट से जोड़ देंगे और होल्स को निगेटिव पार्ट से, तो ये जो होल्स हैं ये आपके इधर से मतलब पी साइड से एन साइड जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात है, यानी कि एक तरीके से जो नॉर्मल मोशन होता था, नॉर्मली अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते थे तो पी को हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव से जोड़ते थे, यानी कि होल्स को पॉजिटिव से जोड़ा तो यहाँ से इनको रिपल्शन मिलता था, जिससे ये
एन टाइप की तरफ भागते थे और एन को हम लोग जोड़ देते थे, एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग जोड़ देते थे नेगेटिव से थे, जिससे क्या होता था इनको यहाँ से रिपल्शन मिलता था तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो पी टाइप में भागते थे। तो इससे क्या होता था, डिफ्यूजन होता था। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करके, डिफ्यूजन नहीं इसको ड्रिफ्ट करंट कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे मूव करके पी में पहुंचते थे और होल्स जो है वो पी से एन की तरफ जाते थे बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि जब हमने अपोजिट पोलरिटी के यहाँ पर लगा देते हैं तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन में एंटर नहीं करेंगे और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है पी के वो एन में नहीं जाएंगे और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो उनका जो कंडक्शन है, उनका जो ड्रिफ्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए रिवर्स डायरेक्शन जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डायोड एक ऑफ सर्किट की तरह बिहेव करती है, एक ओपन सर्किट की तरह, बिकॉज कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, पी से एन जा ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस दौरान अगर हम ध्यान से देखें तो इसी पी के अंदर कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई पी के अंदर मेजॉरिटी में तो होल्स हैं बट कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं एंड दे आर व्हाट वी कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इधर हमने क्या करा, पी को दिया निगेटिव और एन को दिया पॉजिटिव, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पी से एन की तरफ, सही है। तो जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी में वो एन में जाने लगते हैं और एन के अंदर सिमिलरली एन के अंदर कुछ होल्स होते हैं माइनॉरिटी में, वो पी की तरफ जाने लगते हैं। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो देयर इज एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट जो होता है वो मूव करने लगता है, मतलब ट्रेवल फ्लो करने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं लीकेज करंट, इसीलिए उसको नाम दिया गया लीकेज करंट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर छोटा छोटा लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक। ये देखो नेगेटिव करंट है और ये हो गया हमारा लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, सही है। अब क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ये और ज्यादा मूव करने लगते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इनकी वजह से क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आप देख सकते हो पहले करंट की वैल्यू इतनी थी, ये रहा, थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाओगे तो ये बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाएगी, यानी कि माइनॉरिटी करंट की जो वैल्यू है वो धीरे 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 करके बढ़ रही है, सही है। ये चलता रहता है, ये नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू द फुल लोड करंट। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान अगर हम इसका कर्व बनाए तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा, देख रहे हो आप कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, उसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होता है रिवर्स डायरेक्शन करंट, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है जब तक कि एक ऐसा शार्प वोल्टेज नहीं आ जाता, एक ऐसा वोल्टेज VBR, एक ऐसा वोल्टेज जिस पे जाके क्या होता है कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर जो करंट को फ्लो करा रहे थे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा करंट क्यों फ्लो करा रहे थे, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे तो लिमिटेड करंट फ्लो करेगा। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज जिस पर क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ, एकदम से ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, इन दी डायोड। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही। तो ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज कैरियर्स एकदम से मौजूद होते हैं, मतलब प्रेजेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ रही होगी। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर समझो जब माइनॉरिटी कैरियर्स थे तो उनकी वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी अपने आप में ही कम है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था, केवल इतना करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। लेकिन जब हम एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक ह्यूज अमाउंट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक क्रिटिकल वोल्टेज, जिस पर क्या होता है यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, या कह सकते हो आप, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, ब्रेकडाउन कहते हैं हम उसको, टर्म कहते हैं ब्रेकडाउन। तो वहां पर क्या होता है, ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं और ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि अब चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा आ गए तो करंट भी ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो करने लगता है। आप देख रहे हो एकदम से ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो करने लगता है। तो ये जो हुआ ना कि एकदम से ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना। समझ में आ रही बात है। तो वो वोल्टेज जिस पर, वो रिवर्स वोल्टेज जिस पर ये ब्रेकडाउन हुआ उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ रही है। और ऐसे केस में डायोड जो होती है वो हैवीली कंडक्ट करने लगती है रिवर्स डायरेक्शन में, जबकि उसे करना नहीं चाहिए। एक डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शॉर्ट सर्किट की तरह। बट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर जो कि क्रिएट हो जाते हैं एट VBR, इसी की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है रिवर्स डायरेक्शन में। और ये जो हैवी करंट होता है ये क्या करता है, ये डायोड को गर्म करता है और फिजिकली डैमेज कर देता है बुरी तरीके से। समझ में आ रही बात है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन को, तो दो तरीके के ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। आज इसकी बिल्कुल हम लोग
तह तक जाएंगे और हर चीज समझेंगे एटॉमिक लेवल पे सारी बातें, मतलब जितना आपके लिए जरूरी हो सकता है, जितना इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरी एफर्ट, मतलब जो मैंने एफर्ट मारे हैं वो आपको, आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, तो देखो अब ब्रेकडाउन जो होता है ये इस बात पे डिपेंड करेंगे, ये जो नाम मैंने दिए ना जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा जो पीएन जंक्शन लेके आए हो उसके अंदर डोपिंग कैसी की गई है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की तो दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। ये बांटना जो है, ये बटे जो हैं, ये मेनली इस बात पे डिपेंड करेंगे डोपिंग कैसी। तो जैसे दो तरीके की डोपिंग हो सकती है, एक होगा लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, लाइटली या मॉडरेट, और एक होगा हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही बात है? तो जो हैवीली डोप्ड होते हैं उनके अंदर होता है जीनर ब्रेकडाउन, और जो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर होता है एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर को, तो हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ी बनेगी, तो मैंने चौड़ी डिप्लीशन लेयर बनाई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो। और पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होंगे, ये हमारे रहे होल्स, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दीज आर द व्हाइट कलर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर जिसको मैंने देख रखा है। ठीक है, और एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी में होल्स होंगे। सही है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वो आयनिक पार्ट है, यहाँ पर क्या है, इमोबाइल आयंस मौजूद हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, लड़ाई हुई थी, तो होल्स जो थे वो पी से एन में गए और वहां पे जाके पॉजिटिव चार्ज आ गया एन पे, एन टाइप का लेयर पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में आए होंगे तो पी की जो आउटर लेयर होती है, जो जस्ट लेयर होगी, वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो उस तरीके से हमने ये चीज बना दी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हैवली डोप्ड की, तो वहां पर बहुत ही थिन डिप्लीशन लेयर बनेगी, बिल्कुल पतली एकदम डिप्लीशन लेयर बनेगी, ये आपको बताया था मैंने, क्योंकि हैवली डोप्ड है तो बहुत अंदर तक जाके 10 लोग को अगर आपको ढूंढना है, जैसे हैवली डोट मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इंडिया का, कि आपको अगर 10 लोग ढूंढने हैं, ठीक है, ताकि बराबर बराबर मैटर हो सके, तो उसके लिए बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरा सी दूर में 1 मीटर के अंदर ही 10 लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ई इंटरनल क्रिएट करते हैं। इस ई इंटरनल का बड़ा इस्तेमाल होगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये अमेरिका है, मॉडरेट या लाइटली डोप्ड, मतलब डोप मतलब डेंसिटी। तो अब क्या है, यहाँ पर लाइटली डेंसिटी, भाई अमेरिका लोग दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ पर बड़े दूर तक जाके हमें 1 किलोमीटर जाएंगे तब 10 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। तो इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगी, बट ब्रॉड एरिया कवर होगा। तो डिप्लीशन लेयर का एरिया क्या होता है, काफी कवर होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा एवलांच ब्रेकडाउन को, पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसको जीनर को समझेंगे। तो अब क्या होता है जब हम रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, पी को एन नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब भैया जब ऐसा करोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ये मैंने बना दी ई एक्सटर्नल। इंटरनल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, इंटरनल बना दी। तो बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है कि दोनों फील्ड, इंटरनल और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। फॉरवर्ड बायस में अगर आपको कोई चीज़ पता करनी है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक्सटर्नल इधर है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। ऐसे केस में डिप्लीशन लेयर श्रिंक होती है। लेकिन अगर हमारी दोनों फील्ड सपोर्टिव है, इंटरनल भी इधर और एक्सटर्नल भी इधर, तो ऐसे में डिप्लीशन लेयर फर्दर एक्सटेंड करती है। तो ऐसे में क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी हमने सिस्टम के ऊपर। अब बड़े एक ध्यान से देखने वाली बात है जो पूरी आपको दिमाग में रख के चलनी है, यहीं पर खेल है। अगर आप ध्यान से देखते हो इस पूरे पीएन को, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो पी टाइप का, ये कहलाता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर रीजन, जो कि लगभग न्यूट्रल है नेचर में। ये क्या है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर रीजन है, जो कि अगेन न्यूट्रल है नेचर में। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो डिप्लीशन लेयर वाला, ये जो है ये चार्ज है। समझ में आ रही बात है? तो ये क्या है, ये चार्ज एरिया है, यहाँ पर इमोबाइल आयंस मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, और जब हम एक्सटर्नल फील्ड भी लगा देंगे, तो ऐसे केस में ये वाला जो डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यानी कि अगर मैंने पूरे पीएन जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर अप्लाई होगी, डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा बनेगी। क्यों, रिवर्स बायस में, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई करी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है और इंटरनल भी। तो इस एरिया के अंदर अगर डिप्लीशन जोन की बात करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई हुई है, लेकिन डिप्लीशन लेयर काफी ज्यादा चौड़ी है यहाँ पर। सही है, तो इसीलिए एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है यहाँ पर, क्योंकि देखो बड़े एरिया के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है ई एक्सटर्नल, है ना। तो अब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इस बड़े एरिया की, तो ऐसे केस में जो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेस क्रिएट करेगी उसका एरिया काफी बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेस क्रिएट करेगी वो कम क्रिएट करेगी फॉर द सेम वोल्टेज।
वहीं पर अगर हम बात करते हैं जीनर के अंदर यानी कि हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बहुत ही पतली बनी है। अब इतनी पतली डिप्लीशन लेयर के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होंगी तो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वोल्टेज पर अच्छी खासा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस होगा वो वोल्टेज तुमने कितना अप्लाई करा डिवाइड बाई कितने एरिया पर, कितनी डेप्थ पे अप्लाई करा। अभी आगे चल के मैं इसको और क्लियर करूंगा, इसको अभी समझ के चलो, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, डिप्लीशन लेयर वाइड है, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे वो वोल्टेज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा कंपेयर टू दी हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? तो अभी इसको आगे हम लोग और समझेंगे। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब समझते हैं एवलांच ब्रेकडाउन हुआ कैसे। तो देखो भाई, हमने क्या करा, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, इंटरनल फील्ड पहले से मौजूद थी। ऐसे केस में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स पी न्यूट्रल वाले पी साइड में मौजूद थे, माइनॉरिटी कैरियर्स थे ना, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो क्या करेंगे, वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाई हुई है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर होगा। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन थे पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स, ये क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये टुवर्ड्स दी डिप्लीशन लेयर मूव करना स्टार्ट करेंगे और अपनी एनर्जी इनकी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ई एक्सटर्नल। अब क्या होगा, ये कहानी है जब तक ये न्यूट्रल पी रीजन में। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप के रीजन की, तो यहाँ पर केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं पी टाइप और एन टाइप में इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में था ये मूव तो करेगा टुवर्ड द डिप्लीशन लेयर, बट इसकी स्पीड कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन के अंदर पहुंचेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन के एंटर करेगा, अंदर पहुंचेगा, तो इसके ऊपर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। एक तो ई इंटरनल जो अंदर मौजूद है और एक ई एक्सटर्नल, यानी कि इस एरिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी, हाई एनर्जी गेन कर लेगा। तो डिप्लीशन लेयर में पहुंचते ही जो इलेक्ट्रॉन है ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, जिससे क्या होगा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ट्रिगर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन करके तेजी से आके किसी एटम से टकराता है, किसी मॉलिक्यूल से टकराता है, तो वो क्या करता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये पी टाइप में जब तक था न्यूट्रल एरिया में, तो वहां पर केवल ई एक्सटर्नल लग रही थी, तो ये धीरे 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 चल रहा था। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर के अंदर पहुंचा, मान के चलते हैं डेट इज द बाउंड्री ऑफ डिप्लीशन लेयर, जैसे ही इसके अंदर पहुंचा तो इसकी स्पीड एकदम से बढ़ गई, ह्यूज अमाउंट, ऐसे एकदम से बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो गई कि ये जाके इस न्यूट्रल जो मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे, जो एटम्स मौजूद होंगे उनसे जाके टकरा जाएगा। अब जैसे ही उनसे टकराएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही इनसे मॉलिक्यूल से जो डिप्लीशन लेयर के एटम्स हैं उनसे जैसे ही टकराएगा, वहां पर क्या होगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? समझ में आ रही बात है? तो दिस विल क्रिएट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब टकराया तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज समझ में आ रही बात है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इससे टकराया था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला प्लस अदर इलेक्ट्रॉन निकले। अब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकला है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो पहले जब निकलेंगे तो यहाँ पर एक होल और क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो एक होल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला और एक होल निकला, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया वाया सिंगल इलेक्ट्रॉन हिट। एक इलेक्ट्रॉन ने हिट करा जिससे दो इलेक्ट्रॉन बने। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी भी डिप्लीशन लेयर के अंदर ही मौजूद है। डिप्लीशन लेयर का मतलब मान के चलते हैं दिस इज द डिप्लीशन जोन। अभी जो डिप्लीशन लेयर के अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं, तो डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या है पूरा, अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल। सही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया था अंदर, वो जब हिट करा उसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये दो इलेक्ट्रॉन फर्दर जो अदर वहां पे एटम्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद है, उनसे जाके हिट करेंगे। अब उनसे हिट करेंगे तो वहां से और एक इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनेंगे। तो यानी कि एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने। समझ में आ रही बात? एक तरीके की जैसे न्यूक्लियर फिजन में चेन रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, चेन रिएक्शंस न्यूक्लियर फिजन में होती हैं, वैसे ही उसी टाइप की कुछ एक तरीके की चेन रिएक्शन टाइप स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन इज नोन एज इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। मतलब आयोनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना फ्रॉम द मॉलिक्यूल या एटम
इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अब ये आयोनाइजेशन बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट की वजह से आ रहा है, इसीलिए इसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन जैसी डिप्लीशन रीजन में आया, उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, उसके पास उस इलेक्ट्रॉन ने सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करी और वो जाके टकरा गया मॉलिक्यूल से, जो उस डिप्लीशन लेयर के में मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी मौजूद होंगे उनसे टकराएगा और वहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और इसी की यही जो पूरा आप देख रहे हो, दिस होल इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। इसी को हम एवलांच ब्रेकडाउन का नाम देते हैं कि मतलब ब्रेकडाउन हो गया। आप समझ में आ रही है? अब देखो मैंने ब्रेकडाउन का नाम क्यों दिया और यहाँ पर करंट शार्प इंक्रीज क्यों हो रहा था, ऊपर मैंने कर्व आपको दिखाया था ना, कर्व इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। अब देखो बहुत ध्यान समझो इस पॉइंट पर, ये इंपैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से ये मल्टीपल चार्ज कैरियर्स आ गए, इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। पहले माइनॉरिटी कैरियर्स कितने थे, गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बिकॉज ऑफ दिस इंपैक्ट आयोनाइजेशन दिस क्या हुआ, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। कितने, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए तो भाई करंट को क्या चाहिए, करंट को चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक वायर के अंदर या किसी डायोड के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, करंट फ्लो कराने के लिए वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सामने मौजूद है। तो ये जो इंपैक्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस है, इससे ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का होल पेयर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है दिस विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट। और यही करंट जो होती है, इसी पॉइंट को पहले तो हम कह देते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और ये जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इसकी वजह से जो रिवर्स करंट आती है वही हमारे डायोड को डैमेज करती है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं कह सकते हो समराइज करूं तो इलेक्ट्रॉन आया, अंदर घुसा डिप्लीशन के, डिप्लीशन लेयर के अंदर एक्स्ट्रा फील्ड थी जिससे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स इंपैक्ट आयोनाइजेशन हुआ एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। वो मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर क्रिएट होंगे। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ने क्या करा, करंट फ्लो कराई ह्यूज, और वो जो ह्यूज करंट थी उसने डायोड को डैमेज कर दिया। तो इस तरीके से एवलांच ब्रेकडाउन खतरनाक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको समझ में आएगा, एवलांच ब्रेकडाउन मेनली कहां पर होता है, मेनली होता है डिप्लीशन रीजन में। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन के अंदर ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है वीबीआर पे। अगर हम बात करते हैं पी टाइप को और एन टाइप को, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन था कि ये जो एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है ये हो कहां रहा है। तो एवलांच ब्रेकडाउन पी टाइप और एन टाइप में नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर तो केवल ई एक्सटर्नल लगी हुई है और ये एक्सटर्नल इतनी ताकतवर नहीं है कि ब्रेकडाउन क्रिएट कर सके। ब्रेकडाउन क्रिएट करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा फील्ड, जो कि डिप्लीशन लेयर के अंदर ई इंटरनल के नाम से मौजूद है। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर ही इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल मिलके ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर पाता है। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एकदम से जनरेट हो जाते हैं एट वीबीआर पे, इसकी वजह से ही लार्ज रिवर्स करंट फ्लो करता है और डायोड डैमेज होती है। तो यानी कि अगर हम कर्व को एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट होगा ना वीबीआर का, ये वो पॉइंट होगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो होंगे ये जनरेट होंगे। ये क्या होंगे, ये जनरेट होंगे, और उसी की वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर जो जनरेट हो गए, बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए, कंडक्टिविटी आ गई, तुरंत इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट वीबीआर, ये वो पॉइंट होता है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। और डायोड जो होती है वो डैमेज हो जाती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एक बात ध्यान रखना, ये हाईली अनडिजायरेबल है, एवलांच ब्रेकडाउन हमें नहीं होना चाहिए, और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बिकॉज जो नॉर्मल डायोड होती है, जैसे ही उसमें थोड़ा सा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, उसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वाली डायोड है, सिग्नल डायोड जिसे हम कहते हैं, उसमें थोड़े से ही वोल्टेज पर, थोड़ा ही रिवर्स वोल्टेज लगाने पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब हमें इसी पे काम करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस इसलिए समझना जरूरी है कि भैया पहली बात एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है ये समझ में आ गया, इंपैक्ट आयोनाइजेशन समझ में आ गया, कहां पर हो रहा है, तो ये सारा काम हो रहा है इस डिप्लीशन जोन में। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बहुत अगर आप थोड़ा सा भी आईक्यू रखते होगे, थोड़ा सा भी अगर स्मार्ट होगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अगर हम लोग डिप्लीशन लेयर को बढ़ा दें, डिप्लीशन लेयर पे अगर थोड़ा सा हम काम सही से कर लेना, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं अपना। अभी बताऊंगा मैं, अगर नहीं समझ में आया आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेक्चर्स में बात करेंगे इसी के ऊपर। सही है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन और क्या होता है, ठीक है। दूसरा समझ लेते हैं जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, जीनर ब्रेकडाउन से हमारा पाला कम पड़ेगा, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन कहाँ होता है, जो हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर अलग तरीके के ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब इसको जरा समझ लेते हैं। ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नैरो डिप्लीशन रीजन जो होता है, यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर है बहुत ही पतली है, ठीक है। अब पतली डिप्लीशन लेयर है, ई इंटरनल भी सफिशिएंटली हाई होगी
और एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करोगे, इतनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इतने छोटे से एरिया पे तगड़ा स्ट्रेस क्रिएट करती है। और ये जो तगड़ा स्ट्रेस क्रिएट करती है, इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो छोटे वोल्टेज पर ही हो जाता है। जैसे कि ये अगर मान के चलते हैं हो रहा है 100 वोल्ट पे माइनस के, तो ये माइनस के 5 वोल्ट पर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी पतली डिप्लीशन लेयर पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर लगा दोगे, इंटरनल मौजूद है बहुत हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग एंड बिकॉज ऑफ लो थिन डिप्लीशन लेयर, तो इंटरनल बहुत तगड़ी होती है। ऐसे में थोड़ी सी भी अगर एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई करी तो वो सफिशिएंट होती है जीनर ब्रेकडाउन कराने के लिए। तो इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन छोटे वोल्टेज पर ही हो जाता है। अभी समझते हैं कैसे होता है। तो अब होता क्या है भैया, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डिप्लीशन रीजन पे, जो कि हाई है बिकॉज ऑफ द थिन डिप्लीशन लेयर, तो ऐसे केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। इतना ही आपके लिए काफी है, बिकॉज इससे ज्यादा जाओगे तो फिर रिसर्च पेपर पे जाना पड़ जाएगा। तो क्या होता है कि जो वैलेंसी बैंड होते हैं पी साइड के और जो कंडक्शन बैंड होते हैं एन साइड के, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको मेरे मटेरियल के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वहां पर मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं जितने भी एनर्जी बैंड्स की, तो अगर हम थोड़ा सा, जरा मैं सफाई कर दूं यहाँ पर ना आपको, ताकि समझा सकूं। हल्का सा मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ के हैं। वैसे मेरे मटेरियल्स में इसके ऊपर लेक्चर कवर है। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप मेटल बांटे जाते हैं। जैसे दो बैंड होते हैं, एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड में क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि ऐसे मेटेरियल जिनके अंदर वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन है बट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास कुर्सियां तो बहुत हैं, लेकिन भैया हम बाहर के लिए कुर्सी हमने बाहर नहीं डाल रखी है, बाहर नहीं डाली, घर के अंदर रखी है, तो कोई बैठेगा थोड़ी। लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बिल्कुल वही कुर्सियां हैं जो पार्क में पड़ी हुई हैं, कोई भी बैठ सकता है, सही है, तो फ्री हैं। तो जो कुर्सियां फ्री हैं वही तो कंडक्शन बैंड में जाएंगी। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल होंगे मेटेरियल के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए, वो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही करंट को फ्लो कराएंगे, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करा सकते। ये वैलेंस बैंड में है, मतलब आउटर शेल में है, बट फ्री नहीं है, ठीक है, बॉन्डेड है। समझ में आ रही बात है? अब इनके बीच का जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, और यही गैप डिसाइड करता है कि ये जो मटेरियल है ये एक सेमीकंडक्टर है, एक कंडक्टर है, या एक इंसुलेटर है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो वो इंसुलेटर हो जाएगा, मतलब कभी भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा। अगर ये बैंड बिल्कुल जीरो है, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि कुर्सी हमने बाहर डाल रखी है, हम भी बैठ जाते हैं, घर के लोग को भी बाहर बैठाते हैं, लोग भी बैठ जाते हैं, तो ये कहलाएगा कंडक्टर। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, नेग्लिजिबल एनर्जी। तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स और मेटल नोन एज कंडक्टर। वहीं पर सेमीकंडक्टर बीच के आते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जनरली कुर्सियां घर के अंदर ही पड़ी रहती हैं, बट अगर कोई मांगने आ जाता है तो हम बाहर भी रख देते हैं। तो मतलब छोटी सी रिक्वेस्ट से हम अपनी कुर्सी बाहर रखने को तैयार हैं, तो मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, तो ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करते हैं, जनरली जो हमारे जो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, इनके बीच में एनर्जी होती है, और ये एनर्जी जो होती है सफिशिएंट होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई स्ट्रेस की वजह से, हाई हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो वैलेंसी बैंड होता है पी साइड का, ये बहुत क्लोज आ जाता है कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, और उसके साथ लगभग कह सकते हैं ओवरलैप कर जाता है बिकॉज ऑफ थिन डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान के चलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एन टाइप के एनर्जी बैंड्स हैं, ये पी टाइप के। तो देखो बड़े ध्यान से, जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं बट फ्री नहीं है, तो जनरली वो कंडक्शन नहीं करा रहे थे, बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ थिन डिप्लीशन लेयर, ये और हैवी डोपिंग की वजह से एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली टनल कर जाता है। इसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इलेक्ट्रॉन जो होता है पी टाइप का इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंसी बैंड में मौजूद था, मतलब कि उसके बॉन्डेड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड था, बट वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाता है एन टाइप के, थोड़ी सी एनर्जी देने पर। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि फ्री नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ थिन डिप्लीशन लेयर वो क्या करते हैं, टनल कर जाते हैं डायरेक्टली वैलेंस बैंड से, पी टाइप में जो वैलेंस बैंड होते हैं वहां से कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये क्यों पाया है मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज ऑफ दिस थिन डिप्लीशन लेयर, इसकी वजह से ये दोनों कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप
ये क्या होता है, ये लगभग क्लोज आ जाता है वैलेंसी बैंड, और इसी की वजह से टनलिंग हो पाती है। ये केवल और केवल ये जो फीचर है ये केवल हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में मिलता है, मतलब P+N+ टाइप में हमें मिलेगा देखने को, इसीलिए जीनर डायोड के अंदर ये संभव होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, यानी कि क्या हुआ, तुरंत ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्शन बैंड का मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एंड तुरंत ही हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए, वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो कर जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन टनल कर जाते हैं, इसीलिए क्या था टनलिंग की, मतलब ना तो बॉन्ड वॉन्ड तोड़े, ना तो हमने कोई इम्पैक्ट आयोनाइजेशन करा, जस्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो टनल कर गया वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पास होने की वजह से। समझ में आ रही बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि तुम्हारा दरवाजा बहुत पतला था, तो बाहर के लोग, जो बाहर भीड़ बहुत थी, अंदर भी भीड़ बहुत है, तो दरवाजा पतला था तो चुपचाप हल्का सा दरवाजे से लोग निकल गए, गेट छोटा था लेकिन लोग निकल गए, इसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। अब इसके बारे में डिटेल में नेट पे पढ़ लेना। तो ये जो टनलिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं विदाउट डैमेजिंग दी डायोड, क्योंकि देखो कोई इम्पैक्ट आयोनाइजेशन नहीं हुआ, जस्ट कंडक्शन से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले गए। अब जब भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, करंट फ्लो कर जाएगा। तो यही जो इससे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज नंबर के जो अवेलेबल हो जाते हैं, इसकी वजह से एब्रप्ट जो करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस के दौरान। और ये जो शार्पली करंट का राइज हुआ है विदाउट डैमेजिंग डायोड, ये इसके बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े ही होंगे। जीनर ब्रेकडाउन यूज ही हम लोग मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस में चलाने के लिए। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से समझते हैं इसको जीनर ब्रेकडाउन में, तो थोड़ा ही वोल्टेज अप्लाई करा, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे VBR, अगर हम बात करते हैं ऑफ जीनर, ठीक है, VBR Z का मतलब हो गया, जीनर डायोड की बात कर रहे हैं, VBR Z। ऐसे क्या होगा कि जैसे ही ये पॉइंट पहुंचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो वैलेंस बैंड P टाइप के वैलेंस बैंड से डायरेक्टली टनल कर गए N टाइप के कंडक्शन बैंड में। समझ में आ गई बात है। और जैसी कंडक्शन बैंड में पहुंचे, इसका मतलब अब वो फ्री हैं। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो गए, और बस यहीं से करंट फ्लो कर गया। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज तो हमने अप्लाई कर ही रखा है रिवर्स बायस का, सही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताता हूँ कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है एवलांच में, उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो, इस अगर हम बहुत ध्यान से, पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ये वो पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हुआ होगा, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिप्लीशन लेयर में प्रेजेंट हो गए होंगे। ये वो पॉइंट होगा जहां पर टनलिंग हो गई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में पहुंच गए होंगे। यहाँ पर भी लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो गए होंगे, और यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके अंदर ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको कराने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कि क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस अलग है ना, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी देनी है ताकि वो जाके मॉलिक्यूल्स और एटम्स या आयन पार्टिकल जो भी डिप्लीशन लेयर के अंदर मौजूद हैं उनसे जाके टकराए, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। अब उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी V जो हम अप्लाई करेंगे, इसीलिए VBR ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि जीनर ब्रेकडाउन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हमें हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ टनलिंग की वजह से हो रहे हैं। अब टनलिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि टनलिंग में क्या है कि हमने जो थिन डिप्लीशन लेयर बनाई थी उसकी वजह से दोनों बैंड पास पास थे, तो थोड़ी सी एनर्जी से काम हो जाएगा। थोड़ी ही एनर्जी मिलने पर, थोड़ी वोल्टेज में जो एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, उसी में टनलिंग हो जाती है। तो वी डोंट नीड हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज या हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्रिएट द क्वांटम टनलिंग। सो दैट इज वाई जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू दी एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एवलांच ब्रेकडाउन होगा हाई रिवर्स वोल्टेज पे कंपेयर टू दी जीनर ब्रेकडाउन, और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी थिन डिप्लीशन लेयर। क्लियर हो गया यहाँ पर। नाउ अगर हम बात करते हैं पावर सेमीकंडक्टर में, तो पावर सेमीकंडक्टर में मेनली हम लोग फोकस करेंगे, फोकस ऑन एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ गई। ये अवॉइडिंग मैंने क्यों लिख रखा है, अवॉइडिंग वर्ड मैं हटा दूंगा, फोकस ऑन एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक। क्लियर हो गया। हम लोग इसके अंदर जीनर ब्रेकडाउन लगभग अवॉइड करेंगे, हमें इतना उसके बारे में स्टडी नहीं करनी है, हमें मेन काम करना है एवलांच ब्रेकडाउन पे, क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन ना रिकवरेबल होता है। जैसे ही देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, PN जंक्शन, P टाइप का कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड और N टाइप का कंडक्शन बैंड पास पास आ गए,
ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ टनल कर गए। अब जैसे ही एनर्जी कम होगी तो ये वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो है जो बैंड है यहाँ पे जैसे ही हम एनर्जी कम करेंगे, वोल्टेज कम करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन टनल करके कंडक्शन बैंड में आए थे वो टनल करके वापस चले जाते हैं। तो क्या इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि बॉन्ड तो तोड़े नहीं ना, बॉन्ड नहीं टूटे, बॉन्ड नहीं टूटे तो वापस से वो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पहुंच जाएगा। सही है, तो टनलिंग के अंदर जो डैमेजिंग होती है वो नहीं होती है, इसीलिए इट इज़ अ कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन हम अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, हम बार बार करवा के वापस से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर इंपैक्ट आयोनाइजेशन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, चेन रिएक्शन स्टार्ट होने से डैमेज हो जाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, डायोड डैमेज, तो भैया वहां पर रिकवरेबल नहीं है। इसीलिए एवलांच ब्रेकडाउन अगर एक बार हो गया तो इट कांट बी रिवर्सिबल। समझ में आ रही है? तो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, जबकि जीनर एक रिवर्सिबल है। तो इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन के साथ हम कंफर्टेबल हैं, हमें मेन काम करना है एवलांच ब्रेकडाउन अवॉइड करने पे। तो अगर हम बात करते हैं अभी तक जो हमने देखा कि एक सिग्नल डायोड के अंदर जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो छोटे से वोल्टेज में ही ये ब्रेकडाउन हो जा रहा है ब्रांच पे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम वोल्टेज अप्लाई करें बड़ा सा, तब जाके, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करें तब जाके ब्रेकडाउन हो। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई बात का आपको वीडियो समझ में आया होगा, बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने तैयार करा है, इसके पीडीएफ नोट्स भी जब ये लेक्चर एक बार खत्म हो जाएगा मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा ऑन द सुपर प्राइम ग्रुप। और आई आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर कवर करा है, सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैंने कभी बच्चे पढ़ते ही नहीं है और ना उनको इतना पता होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इसी के ऊपर तो काम करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं है एवलांच ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, जीनर ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ हो रहा है, तो कैसे पता चलेंगे? तो दोनों में याद रखना, जीनर भी हमारे डिप्लीशन जोन में होता है और एवलांच ब्रेकडाउन भी हमारे डिप्लीशन जोन में ही हो रहा है। सही है, तो यानी कि अल्टीमेट काम हमें करना है डिप्लीशन जोन पे। तो कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और लेक्चर पसंद है तो लाइक करना। इतना डीप स्टडी आपको जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवाया है, और अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो कमेंट सेक्शन बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट कर लूँगा। और कुछ चीज़ें जो मुझे मिलती हैं वो मैं रास्ते में ही कवर कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, तो वो चीज़ मैंने लेक्चर में कवर ही कर दी होंगी। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर? कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू।